गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। जैसा कि आप लोगों को ये व्यास आईएएस एकेडमी को उत्तराखंड पीसीएस के आगामी परीक्षाओं के दृष्टिगत एक फास्ट रिवीजन क्लासेस क्वेश्चन आंसर फॉर्म में एमसीक्यू फॉर्म में उपलब्ध करा रहा है। इसी क्रम में आज हम एक और वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दक्षिण भारत से हम लोग तैयार करेंगे। और ये वो पार्ट है दक्षिण भारत का जहां सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं। दक्षिण भारत से पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो हैं उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक तो साम्राज्य चोल मध्यकाल के जो साम्राज्य हैं उनमें से ये दक्षिण भारत का ये समय महत्वपूर्ण है। तो ये हम किस समय का दक्षिण भारत पढ़ रहे हैं? बेसिकली मिडिवल इंडिया का दक्षिण भारत है, यानी जिस समय नॉर्थ में तुगलक शासन कर रहे हैं भारत में, नॉर्थ इंडिया में, वहीं दक्षिण भारत में कुछ वंश निकल कर आए हैं, जिनमें से एक आप पढ़ चुके हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं भी हैं, बहमनी साम्राज्य, है ना। और आज हम दूसरा साम्राज्य पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य। अच्छे प्रश्न बने हैं और लगातार बने। तो आज दक्षिण भारत का मध्यकाल का दूसरा साम्राज्य है जिसको आपको तैयार करना है। तो पहला प्रश्न यही है कि विजयनगर साम्राज्य का दुश्मन कौन है? तो ये रिलेशन कैसा है? वर्सेस यानी दुश्मनी का रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। पहला प्रश्न तैयार हुआ। दूसरा प्रश्न, जैसे मैंने समय से पूछा कि अगर समय पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का जो राइज है वो, जैसे मैंने कहा कि तुगलकों के समय पे हुआ है, तो लगभग आप मान के चलें कि 1336 एडी में ये पिक्चर क्रिएट हो रही है। तो 1336 का को याद रखना होगा, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, वो भी पकड़ के चलिए। फाउंडर पूछेगा तो थोड़ा सा स्पीड से रखिए। फाउंडर हैं हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का। तो प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 फाउंडर बहुत बार पूछे गए हैं। विजयनगर साम्राज्य के फाउंडर कौन है? हरिहर और बुक्का हैं, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या रही है? तो राजधानी हम्पी है, जो आज यूनेस्को की विश्व विरासत लिस्ट में भी है। हम्पी, या इसको उस समय हस्तिनाबती कहा जाता, हस्तनावती या हस्तिनाबती। तो हम्पी ही कर्नाटक में है। तो आप समझ गए होंगे, अगर हम्पी कर्नाटक में है तो विजयनगर साम्राज्य का अधिकांश हिस्सा ज्योग्राफी वाइज कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लें। कॉइन, सिक्का कौन सा है इनका? तो वराह सिक्का बड़ा पॉपुलर रहा दक्षिण भारत में। वराह कॉइन बहमनियों की, सॉरी, विजयनगर साम्राज्य की पहचान रहा है। और सबसे अच्छा प्रश्न अगर संस्कृति के दृष्टिकोण से पूछे तो भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो तेलुगु का ये बड़ा विकास रहा है, तेलुगु का ये चरम विकास का काल माना जाता है विजयनगर साम्राज्य। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो 4, 5, 6 और 7 प्रश्न आपके अब तैयार हैं। अगर ज्योग्राफी वाइज और कंफर्म करना है तो नदी प्रश्न नंबर 8 बन जाएगा। तुंगभद्रा नदी जो है उसके किनारे साम्राज्य का राइज हुआ है, ये आप देख सकते हो। चलिए, ये सारी जानकारियां भारतीय इतिहास में तो है ही, कुछ विदेशियों ने भी इनकी जानकारी दी है। तो अगर हम सोर्सेस की बात करें तो भारतीय जानकारी तो हम पढ़ेंगे ही जब आगे बढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर में। दूसरे सोर्स विदेशी सोर्स हैं, और विदेशी सोर्स को आप 2 भागों में बांटें तो बेहतर होगा, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं विदेशी सोर्सों में कौन कौन सामने आ रहा है। तो सबसे पहले कुछ सोर्स यूरोप से आए हैं, और जब भी मैं इन स्रोत की बात कर रहा हूं तो इसका सीधा मतलब है कि ये विदेशी यात्री हैं जो भारत घूमने आए हैं अलग अलग कारणों से। व्यापारी भी हैं, यात्री भी हैं, जो कहना चाहें कह लीजिए। इन्होंने भारत किया हुआ है। तो कुछ यूरोप से आए हैं और कुछ उस समय फारस से आए हैं। जो यूरोप से आए हैं
वो भी अगर आप देखना चाहें तो कई हिस्से हैं इसके। इटली महत्वपूर्ण रहा है सबसे ज़्यादा, इटली से आने वालों की संख्या ज़्यादा है। पुर्तगाली आप देख रहे हैं इसमें भारत में प्रवेश करने के मूड में है, तो वास्को डी गामा तो बाद में आएगा, लेकिन इससे पहले भी यहाँ कुछ पुर्तगाली घूम चुके हैं। और रूस से भी तैयार कर लीजिए, ठीक है। सबसे एक दो प्रश्न बने हैं, तो इन जो ट्रेवलर्स कह सकते हैं आप, इन ट्रेवलर्स ने क्या क्या बताया है वो आप देख लीजिए। जैसे रूस से क्वेश्चन बनता है कौन आया, तो निकितन निकितन नामक एक ट्रेवलर है, व्यापारी है बेसिकली। तो क्वेश्चन बनता है कि ये क्या व्यापार करता था। तो दक्षिण भारत में घोड़ों की बड़ी मांग होती थी, क्योंकि साम्राज्य दुश्मनी का है, तो ये घोड़ों का ट्रेड करता है। आप देख रहे हैं कि दोनों दुश्मन हैं, तो फिर सेना मजबूत चाहिए होगी, तेज दौड़ने वाली सेना, जो कि घोड़े ही उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है। इटली से कौन कौन आया है देखिएगा, याद नहीं करना है क्योंकि प्रश्न ज्यादा नहीं बनता है, फिर भी केवल नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बना लें। निकोल कॉन्टी निकोल कॉन्टी नामक व्यक्ति इटली से भारत पहुंच रहा है, ठीक है। चलिए, पुर्तगाल से देखिए कौन कौन आया है। पुर्तगाल से पहला नाम है बारबोसा। बारबोसा, ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, तो आप चाहें तो छोड़ सकते हैं इसे, ठीक है। पायस, इससे प्रश्न बना है, तो दूसरा ट्रेवलर हमें पायस, ये प्रश्न जरूर बनाता है, इससे क्वेश्चन बनता है। क्या है जरा देखिए, किसके दरबार में भारत पहुंचा। तो विजयनगर साम्राज्य में कई राजा हुए हैं, उनमें से एक राजा है जिसके दरबार में पहुंचा है, जिसे हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। के डी रॉय के दरबार में या कोर्ट में विजिट करता है, के डी रॉय के दरबार में विजिट करने गया था, ये अच्छा प्रश्न है। और जब वो हम्पी में घूम रहा है, तो वहां देखता है नवरात्र त्योहार का उल्लेख किया है। इनमें से हर ट्रेवलर ने किसी न किसी त्योहार को जरूर दिखाया है। जैसे बारबोसा भी बात करता है, निकोल कॉन्टी भी बात करता है। तो अगर बारबोसा की बात करनी हो तो सती सिस्टम की बात करता है कि दक्षिण भारत में क्या पाई जाती है, सती सिस्टम पाई जाती है। जबकि निकोल कॉन्टी दास सिस्टम की बात करता है। तो तीन प्रथाएं या त्योहार जो भी कह लीजिए, इनका उल्लेख यहाँ मिलता है, या इन ट्रेवलर्स के माध्यम से इसका उल्लेख मिला है, ठीक है। फारस से देखिए कौन आया है, रटना नहीं है, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक नामक व्यक्ति भारत में प्रवेश कर रहा है। तो ये है आपके एमसीक्यू फॉर्म्स। तो प्रश्न समझ ही रहे होंगे कि कौन सा कहाँ से आया है, क्या है, किसके दरबार में आया है। समय नहीं ध्यान रखना है, समय पूछा तो जाता, लेकिन उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनेगा समय से। तो मुझे लगता है कि लगभग क्वेश्चन 15 के आसपास आपके यहाँ से तैयार हो गए होंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर हमें विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन राजा हुआ है ये तैयार करना है। और इसको अगर तैयार करना चाहते हैं आप, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ से प्रश्नों की संख्या बहुत अच्छी बनी है, तो मिस ना करें, इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके चलें। तो विजयनगर साम्राज्य में सस्ता वंश है। सस्ता मैंने आपको इसलिए लिखा है क्योंकि इससे आपको याद हो जाए। तो ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है जिससे कि आपको इनका क्रम समझने में आसानी हो, क्योंकि क्रम पूछा गया है तो क्रम आपको जरूर तैयार करना चाहिए। तो एस फॉर संगम, संगम वंश का उल्लेख है सबसे पहले। एस से सुलुभ, सुलुभ, SULUVA, तुलुभ, TULUVA, तुलुभ। और ए फॉर अरिविदु, ARIVIDU, अरिविदु। ये सीक्वेंस में याद रखिएगा, पहले ये तो इसलिए मैंने, अगर आप सस्ता SSTA बना देंगे तो याद हो जाएगा, क्वेश्चन अच्छा बनता है। तो 21वां क्वेश्चन समझ लीजिए इसको। अब यहाँ से प्रश्न थोड़े से और रैपिडली आएंगे आपसे। जैसे संगम वंश से कौन आया है, तो मैंने अभी बताया था फाउंडर कौन है, हरिहर और बुक्का, BUKKA।
तो हरिहर और बुक्का किस वंश के हैं, ये क्वेश्चन बना है, संगम वंश से आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो तैयार करिएगा। ठीक है, हरिहर और बुक्का किस वंश के हैं, संगम वंश के। इसका मतलब हुआ कि विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश कौन सा हुआ, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश है संगम डायनेस्टी। ठीक है, बहुत रेयर है, चांसेस बन जाए कि इनमें से किसने इस्लाम ग्रहण कर लिया था। तो हरिहर और बुक्का हिंदू से इस्लाम बने और वापस हिंदू धर्म में भी आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको जरूर समझना पड़ेगा। ठीक है, और इस साम्राज्य को बनाने में अगर इनकी भूमिका है, दो इन भाइयों की, तो इनको मोटिवेट करने के लिए इनके गुरु जिम्मेदार हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूं, ऐसे इनको भी मोटिवेट किया गया है। व्यास राजा नामक गुरु हैं जिन्होंने इनको मोटिवेट किया है इस एम्पायर की स्थापना के लिए, और वही है जो वापस इन्हें हिंदू धर्म में लेकर भी आते हैं। ठीक है, तो लगभग 3 प्रश्न आपके अब यहाँ से तैयार हैं। सुलभ वंश से वैसे कोई प्रश्न नहीं बनता, ठीक है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तुलुव से क्वेश्चन बनेगा, और सबसे पैट क्वेश्चन है, इस पूरे विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा, तो के.डी. रॉय इस पूरे साम्राज्य का महानतम राजा है, जो कि किस वंश का है, तुलुव डायनेस्टी का है। याद रखना है आपको अच्छे से, यही क्वेश्चन पैट है जो पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, एक क्वेश्चन और, बाबर जब भारत आया तो दक्षिण भारत में किसका कब्जा है, के.डी. राय का कब्जा है। और ये बात कौन बताता है, ये बात कौन बता रहा है, खुद बाबर बताता है। क्वेश्चन बना भी है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में, ऑटोबायोग्राफी में, किस दक्षिण भारत के राजा का उल्लेख किया है, तो वो आपका के.डी. रॉय है। संभवतः मैं अगर थोड़ा डेट में कंफ्यूज हूँ, संभवतः 29 ही होना चाहिए इसको, ये तो ठीक है। इस दौर में तो आप जानते हैं कि 1526 में, 27 में, 29 में बाबर भी भारत में है, तो समय टैली करता है। इसका मतलब के.डी. रॉय के बारे में बात कर सकता है। तो भारत के कुछ ही राजाओं का उल्लेख किया, उसमें से के.डी. का उल्लेख है, दक्षिण भारत का एकमात्र राजा जो बाबर की नॉलेज में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तैयार करिएगा। चलिए, अब के.डी. राय से अलग प्रश्न बनता है, तो प्रश्नों की संख्या काफी है, लगभग 20 प्रश्न आपको के.डी. राय से पूछे जाते हैं। सबसे पहले उपाधि लिखिएगा, टाइटल आंध्र भोज है। आंध्र मतलब समझ के तेलुगु भाषा है, तो भाषा कौन सी होनी चाहिए, एरिया होना चाहिए। तो इसलिए भोज माने राजा होता है या सम्राट टाइप का होता है, तो बड़ा राजा है, इसलिए आंध्र भोज नामक टाइटल लेके चल रहा है। जैसा मैंने कहा कि बाबर के द्वारा भारत के 10 राजाओं का उल्लेख किया गया है, उनमें से दक्षिण भारत के राजा का नाम है के.डी. रॉय, जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी का हिस्सा बनता है। ठीक है, इसकी बुक लिखिए, जो कि बहुत अच्छी प्रश्न है, कला और संस्कृति से पूछी जाती हैं। अगर उपाधि ये है तो बुक कौन कौन सी हैं, पुस्तकें देखिए कौन सी हैं। अमुक्त माल्याद, अमुक्त माने मोती, माल्याद माने माला, तो मोतियों की माला अगर हिंदी में बताएंगे तेलुगु भाषा में अमुक्त, संस्कृत में अमुक्त माल्याद। ठीक है, दूसरी किताब है जामवंती कल्याणम। जामवंती कल्याणम दक्षिण भारत की शादी की प्रथा को कहा जाता है, तो जामवंती नामक महिला के विवाह का उल्लेख के.डी. राय कर रहा है। ये 2 किताबें आपको यहाँ समझनी है। जैसे मैंने कहा, मोतियों की माला, अमुक्त माल्याद तेलुगु भाषा में लिखी गई है, जबकि जामवंती जिस विवाह की बात हुई है, तो ये संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, जामवंती कल्याणम की भाषा क्या है, संस्कृत है, जबकि अमुक्त माल्याद की भाषा तेलुगु है। और अमुक्त माल्याद में के.डी. राय पॉलिटिकल एनालिसिस या पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात करता है। तो 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं, इन पुस्तकों का कंटेंट, विषय वस्तु क्या है, तो आप बताएंगे अमुक्त माल्याद की विषय वस्तु पॉलिटिकल डिस्कशन या डिस्कोर्स है, राजनीतिक विचार विमर्श करता है चाणक्य की तरह। ठीक है, और जामवंती कल्याण में परिणय यानी विवाह की बात हुई है। तो दक्षिण भारत की तेलुगु भाषा की अच्छी किताब मानी गई है, तेलुगु भाषा का पीक है, और वो पीक इस किताब में आपको यहाँ दिखाई देता है। ठीक है, के.डी. राय से, जैसे मैंने कहा, प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं दक्षिण भारत में, लेकिन सबसे ज्यादा के.डी. राय से भी अगर सबसे बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा तो वो अब आपके सामने है, इसलिए मैं उसे अलग कलर से ले रहा हूँ।
वाइटी रख देते हैं, और वो है किसके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। तो अष्ट दिग्गज का संबंध केडी राय के दरबार में, अष्ट माने 8, दिग्गज माने टॉप मोस्ट। किस चीज के टॉप मोस्ट हैं? तेलुगु भाषा के कवि हैं ये सब। तेलुगु भाषा के 8 कवियों की ये काउंसिल है। तेलुगु भाषा के 8 पोइट हैं, जिनमें से महानतम कवि पूछा जाता है आपसे पेड्डना या पेड्डाना, क्योंकि वो खुद तेलुगु को प्रमोट कर रहा है, आप देख रहे हैं मुक्तमाल्याद में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसके पास तेलुगु भाषा के 8 कवि, जिसमें से महानतम कवि पेड्डना का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, पेड्डना के बारे में लिखिएगा। पेड्डना को आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है, ग्रैंडफादर ऑफ आंध्र पोइट्री, यानी तेलुगु भाषा की अगर पोइट्री की बात करेंगे तो पेड्डना क्या है? ग्रैंडफादर है, मतलब यहीं से सब शुरुआत हुई है तेलुगु भाषा की। तो ये क्वेश्चन पकड़ के चलिएगा। चलिए, अब केडी राय ने क्या काम किया है? किताबें लिखी हैं, दरबार में 8 कवियों को स्थान दिया है, तेलुगु भाषा को प्रमोट किया है, अच्छी बात है। कुछ बिल्डिंग्स भी बना रहा है ये व्यक्ति, तो बिल्डिंग से क्वेश्चन बना है, आप भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का एक लोह अयस्क क्षेत्र है हासपेट, किसकी देन है? केडी राय की देन है। और एक क्षेत्र और आपको लिखना है जिसकी स्थापना राय करता है, वो है हजारा मंदिर। हजारा मंदिर, आप याद रखो, हजारा मंदिर, हजारा महल भी है अलाउद्दीन खिलजी का, जिसको मैंने क्या कहा था? हजारतून खंबा। तो ऐसे ही ये मंदिर भी 1000 खंभों पर चल रहा है, तो लेकिन ये मंदिर है और वो महल था, वो की देन है, और ये केडी राय की देन है, ये आपको समझ सकते हो। ठीक है, चलिए, एक और स्ट्रक्चर तैयार कराया जो दक्षिण भारत में सूफी जो भक्ति संत हैं, जिसकी चर्चा हम अलग से करेंगे, विठल स्वामी मंदिर। तो विठल स्वामी दक्षिण भारत के भक्ति मूवमेंट में बड़े देवता माने गए हैं, कृष्ण का अवतार माना गया इनको, विठल स्वामी को। तो विठल स्वामी मंदिर भी, इसका मतलब है कि लग रहा है कि केडी रॉय क्या है? हिंदू राजा है, लेकिन कम्युनल नहीं है। क्या नहीं है? कम्युनल राजा नहीं है, गैर सांप्रदायिक है, सेकुलराइज्ड है, इसलिए उसकी महानता काउंट की जाती है। ठीक है, इकोनॉमी में क्या है महत्वपूर्ण? इकोनॉमी में इनके पास है व्यापार। तो क्वेश्चन बनता है कि किस व्यापार पर कब्जा है केडी रॉय का? तो ब्लैक पेपर पर काफी कब्जा है। तो क्वेश्चन बहुत रिपीटेड नहीं है, लेकिन स्ट्रेंज क्वेश्चन है। इकोनॉमी जानना चाहें तो इकोनॉमी क्या है? काली मिर्च पे चल रही है। विजयनगर साम्राज्य से सर्वाधिक गुड्स, अगर घोड़े ले रहे हैं तो बदले में क्या दे रहे हैं? मिर्च दे रहे हैं। तो काला घोड़ा लेकर काली मिर्च प्रोवाइड करा देते हैं, सकते हो मेमोरी के लिए केवल। ठीक है, केडी राय की मृत्यु के बाद अगला वंश, जैसा मैंने बताया, अरिबिदु आया। कोई खास प्रश्न नहीं बनेगा, है ना, इसलिए आप इसे चाहें तो छोड़ सकते हैं, अरिबिदु। चलिए, विजयनगर साम्राज्य का अंत जाहिर सी बात है अरिबिदु के समय हुआ होगा। अंत कैसे हुआ, तो वो कहानी अब आपको याद करनी है। प्रश्न कंफर्म है, जैसे ये प्रश्न है अष्टदिग्गज, वैसे ये क्वेश्चन भी आपका कंफर्म मान लिया जाएगा कि पूछा ही जाना है। तो अब देखते हैं विजयनगर साम्राज्य का अंत कैसे हो रहा है। तो अरिबिदु के समय में विजयनगर साम्राज्य का अंत होगा, ये आपको समझना है। कैसे होगा, अब इसकी कहानी आपको रटनी है अच्छे से। और वो कहानी क्या है? विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ बहमनियों के द्वारा। जो दुश्मनी है, तो दुश्मनी में अंततः कौन जीता? बहमनी जीते। और कैसे जीते, ये प्रश्न रटिए। ताली कोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध हुआ था। तंगड़ी ये गांव है बेसिकली, राक्षस तंगड़ी क्या है? गांव है, दो, उन गांव में युद्ध हुआ है। तो क्वेश्चन बनता है विजयनगर साम्राज्य का ध्वंस, डिस्ट्रॉय कैसे हो गया? तो बहमनी साम्राज्य के जो टुकड़े हुए थे, मैंने आपको लिखाए थे, अहमदनगर, बारंगल, अहमदनगर, गुलबर्गा लिखाया था सब, है ना, बीजापुर, उन सब ने मिलकर क्या किया? विजयनगर साम्राज्य को डिस्ट्रॉय कर दिया। और युद्ध का नाम पड़ा ताली कोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है,
ये 1565 का युद्ध है, तो समय भी ध्यान रखिएगा। 1565 का मतलब आप समझ रहे हैं ना, अकबर का प्रवेश दक्षिण उत्तर भारत में हो रहा है, भारत की राजनीति में अकबर सत्ता में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो समझ गए किसने मारा, कैसे ध्वंस हुआ, बहमनियों के द्वारा इसको निपटा दिया गया। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी यानी लाइव टेलीकास्ट किसने किया बाद में या लिखा, तो एक विदेशी है, सेवल नामक एक ट्रेवलर है, जिसने कहा कि विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया, बहमनियों ने ध्वस्त किया, ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से बहमनीज जीते और विजयनगर हार गया। तो सेवल के अनुसार वो तोपें हैं। जैसे मैंने कहा बाबर क्या लिया है भारत में, तोपें। याद है कल मैंने क्लास में आपको बताया था बाबर की सभी जीतों का रीजन क्या है, तोपें हैं, आर्टलरी है, उसके पास 2 बड़े तोपची भी हैं, आर्टलरी हैंडलर भी हैं, और वही तोपें अब दक्षिण भारत पहुंच गई हैं, जो केडी के पास ना पहुंची, किसके पास पहुंची, बहमनियों के पास, और बहमनियों ने तोपों से पूरे शहर हम्पी को उड़ा दिया। इसलिए आज जो हम्पी है वो रेसिडुअरी फॉर्म में, यानी उसके ध्वंस बचे हुए हैं। अगर आप भी दक्षिण भारत जाएं तो जरूर हम्पी का दर्शन करें, आपको वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और लास्ट में है। प्रश्न तो एक ही है लेकिन मैं 3-4 डिस्कस करूंगा जिससे प्रश्न बन जाएगा आपका कंफर्म है। क्वेश्चन क्या, वलनाडु शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया। अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं आप। प्रश्न बनता है वलनाडु शब्द का प्रयोग विजयनगर एम्पायर में किस चीज को इंगित करता है, तो डिस्ट्रिक्ट या जिला शब्द को इंगित करता है वलनाडु, याद रखिएगा। ऐसे ही अगला शब्द भी पूछा जाएगा उर माने विलेज, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स तैयार कर रहे हैं आप, उर माने विलेज पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अकल नाडु, तमिलनाडु याद है ना, नाडु, तो अगर नाडु पूछा जाए तो तहसील होती थी, तहसील को नाडु कहा जाता था। तो ज्यादातर प्रश्न किस पार्ट से बने हैं, उर से बने, उर ज्यादा पूछा गया है, उर क्या था। बाकी तो ठीक ही है, मैंने इसलिए कहा कि लिखाऊंगा 4-5, लेकिन काम आपके 1-2 ही आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अंततः ये सब विजयनगर एम्पायर लगभग आप 22-23 मिनट में तैयार कर चुके हैं। अधिकांश प्रश्न आपके अब यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपने विजयनगर एम्पायर तैयार कर लिया है। तो सल्तनत पीरियड दक्षिण भारत नॉर्थ में चल रहा है, तो उन्होंने उसी समय दक्षिण में विजयनगर एम्पायर भी ध्वस्त हो रहा है। ठीक है, तो मध्यकाल के हमने उत्तर भारत का सल्तनत और दक्षिण भारत के बहमनी और विजयनगर मैंने डिटेल में तैयार कराया है, तैयार है, यानी इस दौर की मध्यकाल की तैयार कर ली है, लेकिन मध्यकाल की अभी सामाजिक, तो मिडिवल इंडिया की सोशल कंडीशन को क्या कहा जाता है, जो हमारा अगला वीडियो होगा तो वो ध्यान रखिएगा, उसे हम भक्ति मूवमेंट कहते हैं। तो सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अब हमें जो अगला वीडियो हम तैयार करेंगे, है ना, इंटरेस्टिंग होगा, इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा लंबा भी रहेगा, लेकिन आपके सारे प्रश्न भक्ति मूवमेंट भी समझ में आएगा और भक्ति मूवमेंट के प्रश्न भी और आपके तैयार होंगे। तब तक के लिए इस पाठ को तैयार करें, रटने की संभावना ज़्यादा है तो रटने की स्थिति बनाइए, रट सकते हैं तो। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।